नमस्कार। मैं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र की राजनीति बेहद दिलचस्प दौर से गुजर रही है। यहाँ कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल नजर आता है। ऐसा कभी लगता है कि महाविकास अघाड़ी टूट जाएगी, फिर अचानक एक बदलाव होता है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार आज उन्होंने एक बेहद नाटकीय अंदाज में स्वयं अपने पार्टी के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। दरअसल बीते दिनों शरद पवार ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने रोटी पलटने की बात कही थी राजनीति में। उसके बहुत निहितार्थ निकाले जा रहे थे। कोई कह रहा था कि शायद वो एमवीए छोड़ देंगे और बीजेपी का अलायंस ज्वाइन कर लेंगे। किसी का मतलब था कि पार्टी के अंदर अपने बदलाव करेंगे। इस तरीके की चीज़ें लगातार निकल के आ रही थी, लेकिन आज अचानक एक बिल्कुल नाटकीय घटनाक्रम में उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। उसके बाद अजीत पवार ने भी इस बात को कहा कि ये निर्णय बहुत सोच समझ के लिया गया है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब पूरा इसके लिए तैयारी हो गई है कि पूरे एनसीपी में अब दो स्थितियां हैं। या तो अजीत पवार अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं या सुप्रिया सूले को कमान दी जा सकती है। हालांकि सुप्रिया सूले सांसद हैं, तो अपेक्षा की जाती है कि वो केंद्रीय राजनीति में स्वयं को सीमित रखें, क्योंकि पार्टी पर अजीत पवार की ज़्यादा पकड़ है। अगर सांगठनिक ढांचे से देखा जाए तो अजीत पवार ज़्यादा आक्रामक हैं, उनकी ज़्यादा पकड़ है। खैर, मूल भाव क्या है, दूसरी तरफ आप चले जाएं तो ये महाविकास अघाड़ी जो है, जिसकी सरकार कुछ समय भी महाराष्ट्र में चली और बड़ा बदलाव नाटकीय घटनाक्रम में चीज़ें आई कि ये महाविकास अघाड़ी बनी। जो बीजेपी और शिवसेना का प्री पोल अलायंस था वो अचानक टूट गया। उस पर भी एक नज़र डालना ज़रूरी है कि कैसे हुआ। 2014 में बीजेपी क्षमा कीजिए, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा दल बन के उभरी। उसके बाद से शिवसेना के साथ उसके संबंध लगातार धीरे धीरे खराब होते चले गए। शिवसेना उसके साथ अलायंस में तो थी, लेकिन वो लगातार एक विपक्ष के रूप में बिहेव करती रही। राज्य की सरकार में भी सत्ता में थी, केंद्र में भी थी, लेकिन उसके बाद भी सत्ता में रहते हुए भी सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में उसके बयान लगातार आते रहे और सरकार को यानी बीजेपी को लगातार एक दुविधा में डालते रहे। खैर, सरकार चलती रही, पूरी सत्ता शासनकाल पूरा हुआ। फिर से ये लोग चुनाव में गए। चुनाव में जाने के बाद प्री पोल अलायंस हुआ। प्री पोल अलायंस के बाद जब इस जो वर्तमान रेजीम चल रही है विधानसभा की, महाराष्ट्र विधानसभा की, उसमें फिर शिवसेना ने पेच फंसा दिया। फिर शिवसेना ने कहा, हालांकि सीटें कम आई, लेकिन बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। करीब 70% जो सीटें वो लड़ी, 150 के आसपास लड़े थे, करीब 70% स्ट्राइक रेट था उनका, 70% सीटें वे जीते। लेकिन शिवसेना, चूँकि मुझे लगता है शायद भयाक्रांत थी कि बीजेपी धीरे धीरे हिंदुत्व की उसकी स्पेस को कवर कर रही है, तो बजाय इसके कि आप सांगठनिक ढांचे में बदलाव करते और चीज़ों को अपने संगठन को और मजबूत आक्रामक बनाते, उसके बजाय उन्होंने बीजेपी पर भरपूर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब पार्टी है, उनका अपना सोचना है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई कि उन्होंने फिर सीटें कमाने के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर अपना दांव ठोक दिया। बीजेपी की ओर से लाख मान मनोबल करने के बाद भी वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं हुई। बीजेपी को ये बात नागवार गुजरी। उसने उनको बहुत से ऑफर्स दिए, केंद्र सरकार में दिए, मंत्रालय बढ़ाने की बात कही, मंत्रियों की संख्या बढ़ाने की बात की, केंद्र सरकार में भी सम्मानजनक स्थान देने की बात की, लेकिन कुल मिलाकर के ठाकरे तैयार नहीं हुए। ठाकरे ने जैसे जिद पकड़ ली हो। उनके प्रमुख जो सहयोगी संजय ने तो लगातार आग उगलते रहे। खैर, उसकी परिणति ये हुई कि उनका गठबंधन टूट गया, प्री पोल अलायंस टूट गया। उसके बाद सरकार नहीं बन पाई, इसलिए जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। उसके बाद फिर अजीत पवार का आते हैं और एक दिन सुबह करीब 6 बजे अजीत पवार बीजेपी के साथ मिलकर के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली जाती है। यानी एनसीपी का डिप्टी सीएम और बीजेपी का सीएम देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते हैं। अब इसका बड़ा विरोध होता है।
फिर पवार साहब सामने आते हैं, पवार साहब इनको परसुएट करते हैं, इनका रेजिग्नेशन करा देते हैं अजीत पवार का। बीजेपी मजबूरन 2 दिन बाद रिजाइन कर देती है, यानी फडणवीस साहब रिजाइन कर देते हैं। अब घटनाक्रम शुरू होता है MVA का। महाविकास अघाड़ी जो पहले कभी नहीं थी स्थिति में, ऐसा माना जाता है कि शायद महाविकास अघाड़ी, क्योंकि शरद पवार बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, राजनीति के इतने बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं कि वो जो कुछ करते हैं या करते हुए दिखते हैं वो असली में उनका लक्ष्य होता नहीं है। जो उन्हें करना होता है उसके विरुद्ध जाकर के कुछ ऐसी चाल चलते हैं कि जो करना चाहते हैं वो अपने आप हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि शायद महाविकास अघाड़ी उन्हीं की प्लानिंग थी। इसलिए चूंकि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था तो राष्ट्रपति शासन यूँ बीजेपी हटाती नहीं, तो शायद उस राष्ट्रपति शासन को हटवाने के लिए उन्होंने अजीत पवार को आगे किया और उनकी सरकार बनवाने ली। जब उन्होंने शपथ ले ली तो दोबारा, चूँकि एक बार ले चुकी थी सरकार, तो राष्ट्रपति शासन का स्थान खत्म हो गया, तो एक सरकार चली गई तो दूसरी सरकार के आने का रास्ता प्रशस्त हो गया। महाविकास अघाड़ी आई, बन गई, सरकार बन गई। बीजेपी के सामने मूल लक्ष्य क्या था? बीजेपी के सामने मूल लक्ष्य यह था कि वो शिवसेना से अपना बदला ले। शिवसेना से बदला किस आधार पर ले सकती थी? नंबर 1 कि वो हिंदुत्व के जिस एजेंडे से हट गई थी, उस हिंदुत्व के एजेंडे या उसकी स्पेस को कवर करे। जो उसने प्री पोल अलायंस पर धोखा दिया था उस पर जनता के सामने उसको बेनकाब करे। तीसरी चीज, बीजेपी का टारगेट था कि अब शिवसेना को तोड़ा जाए। तो टूट ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे पहले हुई। अब तक कुल 3 बड़ी टूट हुई थी। जब छगन भुजबल ने बगावत कर दी थी, उसके बाद राज ठाकरे ने छोड़ दिया था, उसके बाद एक और थी। तो कुल मिलाकर के शिवसेना में के सभी टूटों के, तीनों टूटों के बाद भी इतनी बड़ी टूट या इतनी बड़ी चोट शिवसेना को कभी नहीं मिली थी जितनी इस बार मिली, कि मेजॉरिटी विधायक और सांसद सब नए, या यूँ कहते हैं कि जो नया आउटफिट था, नया दल बना, या जो लोग छोड़कर गए दल को, उनके साथ चले गए। यानी मूल पार्टी की स्थिति बहुत छोटी रह गई। ये बीजेपी के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी जीत कह सकते हैं आप। खैर, शिवसेना का अब यह आरोप तो था ही कि उसने गठबंधन को तोड़ा, अपनी विचारधारा छोड़ दी, और पार्टी फलस्वरूप उसकी पार्टी भी टूट गई। अब MVA की सरकार थोड़ी समय चली। MVA की सरकार चलने के बाद उसके बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि MVA की सरकार गिर गई, रेजिग्नेशन देना पड़ा ठाकरे साहब को। ठाकरे साहब की, जिसका एक मुकदमा अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, प्रयास बहुत हो रहा है कि उसको रीइंस्टेट करा दिया जाए। खैर, इतना तो तय है। अभी जो परिस्थिति बन रही है, जिस तरीके से आज पवार साहब ने अपना रेजिग्नेशन दिया उसको लेकर के, और बीजेपी की जो चाल चल रही है, इन दोनों के बीच में एक बात समझ में आ रही है कि कुछ न कुछ ज़रूर पक रहा है। तो बीजेपी को कुछ अपेक्षाएं थीं महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री से, पता नहीं वो पूरी हुई कि नहीं हुई। इस बात की मुझे लगता है कि शायद बीजेपी को वो अपेक्षा होगी कि क्या तो करना है। अब इस बात की भी चर्चा की जा रही है कि अब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना देगी, और हो सकता है कि 2 उप मुख्यमंत्री हो जाएं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस के साथ वर्तमान मुख्यमंत्री डिप्टी CM हो जाएं और अजीत पवार भी मुख्यमंत्री हो जाएं। तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां, अब यह निश्चित है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है। दूसरी बड़ी चीज़ जो है वो आने वाले चुनाव में है। बीजेपी के सामने बड़ा टारगेट है कि वो अपने आप को एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करे, जो वो 2014 से, हालांकि बड़ी पार्टी तो है लेकिन क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। अब इस क्लियर मेजॉरिटी की दौड़ में बीजेपी लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन गठबंधन की मजबूरियों के चलते वो खुलकर नहीं खेल पा रही थी। इस चुनाव में आप अपेक्षा कर सकते हैं कि बीजेपी भी अपनी यथा सामर्थ्य युद्ध लड़ सकती है, चुनाव लड़ सकती है, और एक अपना जो मैक्सिमम टारगेट पाने के प्रयास हो सकता है उसको प्रयास कर देगी। देखना होगा कि महाराष्ट्र का राजनीतिक घटनाक्रम किस ओर करवट लेता है। हालांकि बेहद दिलचस्प दौर में है महाराष्ट्र का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ सकता है, और कोई बड़ी उलट पे फेर कुछ भी हो सकती है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने आप को तैयार कर रखा है। बीजेपी भी अपनी स्थिति के साथ पूरी तरह तैयार है,
देखना होगा कि इस महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम में या राजनीतिक परिस्थितियों में क्या बदलाव आया है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको चर्चा पसंद आई हो तो कृपया लाइक का बटन दबा दें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।